मोटिवेट करेगा। घर में डॉक्टर है, उनका उठा के नहीं पहन लेना कि फोटो खींच लिए गोविंदा की तरह राजा बाबू बने, हर चीज हर ड्रेस में हर यूनिफॉर्म में फोटो है मेरे, उस तरीके की चीजें नहीं, अपना खुद का अर्न किया हुआ। अच्छा, अब इसको अर्न करने के लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी अपने लाइफ। ठीक है, एकदम सेट मतलब एकदम सेट। आज इस क्लास के बाहर पहले भी बहुत बार ज्ञान दिया है, लेकिन आज तक अगर नहीं सेट कर पाए हो तो पहले डिसाइड कर लो ये दोनों चीज चाहिए या नहीं चाहिए। अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं बहुत परेशान करती हूँ। ठीक है, तो टाइम मत वेस्ट करो, सोचो कि क्या करना है, क्योंकि ये पेशेंस चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए आप। ठीक है, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, पेशेंस अभी बहुत लंबी जर्नी है। ठीक है बेटा, तो बहुत अपने आप से पूछो कि एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहते हैं इसलिए यहाँ पे है, या किसी के फोर्स से हैं, या क्या। अब तो करियर डिसाइड हो चुका है, तो नाउ इट इज योर प्रायोरिटी। अब एक 2 साल कहते कहते 1.5 साल हो गए अपने, हाँ 1.5 साल बचे हैं। तो इतना सेट कर लो कि इस 1.5 साल में अब कोई चीज इसके ऊपर तो नहीं आ सकती। ठीक है, इवन फैमिली भी, फैमिली होती है सबके ऊपर होती है, लेकिन इसके ऊपर नहीं रहेगी। अब हमारी फैमिली को मेरे इस ड्रीम के लिए सपोर्ट करना होगा, उसके लिए हम फैमिली से हमें खाना पीना रहना जो चीज चाहिए वो फैमिली, एक घर में हमें एटमॉस्फेयर चाहिए वो चाहिए, फैमिली हमें देगी। स्कूल से हमें कंटेंट चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई चाहिए, जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारी प्रायोरिटी पे सेट हो जाने चाहिए। शादी ब्याह बर्थडे पार्टी घूमना फिरना वो सब तुमने अर्न किया तब जाओ। अर्न करने का एक बार मैंने फॉर्मूला बताया था कि अपने डेली के टास्क कंप्लीट है, वीक के टास्क कंप्लीट है, नाउ तुमने वो पॉइंट नहीं मिलते जैसे गेम खेलते हो कि ये पॉइंट मिला हुआ है, अब तुम इस बर्थडे पार्टी में जा सकते हो। नहीं अर्न किया तो नहीं जा सकता, वो मेरी कमी थी कि मैंने वो पॉइंट अर्न नहीं किया, मैं इस चीज में इस बर्थडे में नहीं जाऊंगी। ये डिसाइड कर लोगे तो देखोगे अपनी तेजी से पढ़ाई होती है, क्योंकि पार्टी छोड़ोगे नहीं, शादियां करनी पड़ेंगी उसको छोड़ोगे नहीं, जाओगे ही। तो गोल सेट कर करके अपने को मोटिवेट करने के लिए जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, दैट इज वेरी बिग थिंग। उसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी की चीजें सुनने की जरूरत है। आप खुद को एक सेट कर दो अपना कि मैं ये मेरा फेवरेट काम है, इसको मैं तभी, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो किसी दोस्त से मिलना हो, किसी फैमिली पर्सन से बात करना हो, इवन पापा के साथ टाइम बिताना है, मम्मी के साथ टाइम बिताना है, तो मैं इस चीज को आज अर्न करूंगी। पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लेंगे, भाई के साथ खेलना है, वॉटेवर जो भी है, वो तभी होगा जब मेरा ये प्रायोरिटी वाला काम हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका सब कुछ आ जाता है, आपकी खुद की हेल्थ भी आएगी, क्योंकि आपको इस बीच में हेल्थ इश्यूज भी खुद नहीं बुलाना है कि हम बीमार पड़ जाए, हम खा नहीं रहे सही से, हम सो नहीं रहे सही से, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें आप एकदम सेट करके, और अच्छी बात है कि आपके सामने सीनियर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, डेडिकेटेड सीनियर हैं, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो उनको भी सिर्फ ऑब्जर्व करो, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करोगे, कुछ डिस्कस करना है तो उनसे टाइम लोगे, फिर उनसे पूछोगे, और उनसे पहले मुझसे मतलब टीचर से बात करो, फिर उनसे पूछो कि आप इस चीज के लिए कैसे करते थे, हम ऐसे कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी हम कैसे कर ले सॉल्व, या क्या चीज आप सजेस्ट करोगे, इस तरीके की बात आप उनसे कर सकते हो। अदरवाइज उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे, ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर। अब हम लोग टॉपिक वाइज कहाँ है, न्यूक्लियोटाइड पे। आ, तुम लोगों को विजिबल है ना। न्यूक्लियोटाइड का एक फटाफट रिवीजन करें तो न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट, किस केस में हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जब क्या क्या कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है। सबसे सिंपलेस्ट मोनोमर अगर हम कहें न्यूक्लिक एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के अलावा भी है कुछ, ये हमें माइंड में ध्यान में रखना, क्योंकि मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो हम एटीपी एटीपी बोलते हैं दैट इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोटाइड, वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है। उसके उसके बिना हमारे बॉडी की कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट, कोई भी मैकेनिज्म फुलफिल नहीं होगी।
मैं उसको भी पढ़ाऊंगी। बट बेसिक हम जब न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? डीएनए और आरएनए की। डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड हम लोग कब बोल रहे हैं? जब एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक सुगर ग्रुप है और एक नाइट्रोजनस बेस, सिर्फ एक एक एक, देन इट इज न्यूक्लियोटाइड। इतना क्लियर है? फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। इट मीन्स कि एसिडिक क्या है, और दूसरा टर्म इसको क्या दे सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बना है, तो इसको और क्या क्या टर्म मैंने बताया, क्या कह सकते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों टाइप करके रिप्लाई करो फटाफट, और ऑफलाइन बोलो सामने। फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स। बिकॉज रीजन क्या है? कोई भी टर्म हमने दिया, तुम्हारा नाम मनाली है तो मनाली क्यों है? क्योंकि मम्मी पापा ने नाम दिया। मनाली मनाली से पहचानी जाती है। सपना मैम सपना मैम, सपना एक आइडेंटिटी है, बायो पढ़ाती है वो दूसरी आइडेंटिटी है। मेरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले ग्रुप में मेरी अलग आइडेंटिटी है कि मैं बायो इन्फो की वहाँ की पीएचडी स्कॉलर हूँ, उनकी स्टूडेंट रही हूँ। तो वहाँ एक अलग अलग जगह मेरी अलग अलग आइडेंटिटी है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दिया हुआ या उनकी जगह पे वो बना है। यहाँ पे वर्ड ऐड हुआ फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड। इट मींस कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। तो क्लियर है? ये चीजें हमें क्यों ध्यान में रखनी है? क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है वो आपको न्यूक्लियोटाइड वर्ड न दे और आपसे कुछ ट्रिकी वहां पे पूछना चाह रहा है, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसको हम और क्या कह सकते हैं। क्लियर बेटा? मानवा, वेदुला, क्लियर है? तो ठीक दिख रहा है। फिर हम लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक चेन। जब भी कोई पॉलीमर हम बोलेंगे, पॉलीमर मतलब वो मोनोमर की लॉन्ग चेन है। क्लियर? एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, और वहां पे कोई रिपीटिंग यूनिट की लॉन्ग चेन नहीं है, वहां पे वेरिएशन हाइड्रोकार्बन के चेन में। हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन हो सकती है, हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर है या उनका सेंट्रल न्यूक्लिक स्ट्रक्चर है, जिससे वो वेरिएशंस को शो कर देते हैं। क्लियर है? लिपिड्स अपना पूरा कंप्लीट हो गया, उतना ही लिपिड पढ़ना। यहाँ पे अभी हम लोग बाकी सब चीजों के मोनोमर्स देख चुके हैं, अब पॉलीमर देखेंगे। उसके पहले एटीपी को देख लो। ये इमेज क्या शो कर रहा है तुम्हें? एक चेन दिख रही है यहाँ पे छोटी सी, 3 न्यूक्लियोटाइड की सिर्फ चेन दिख रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? कि आपका सुगर फॉस्फेट और जो AGT लिखा हुआ है, दैट इज नाइट्रोजनस बेस। अब जब एक स्ट्रैंड होता है बेटा, डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है, उसके ही सामने डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड होता है, और ये इतना पढ़े होगे छोटे क्लास में कि ये एंटी पैरेलल है। मतलब 5 प्राइम एंड इधर है तो दूसरे का इधर होगा, 3 प्राइम इधर है तो उधर होगा। या ऐसे समझ लो, अभी AB, तो ये क्या होगा? BA, जस्ट अपोजिट। ठीक है? ये अपोजिट और ये डिस्टेंस, ये मेंटेन रहने के लिए हम लोग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात किए थे, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे और प्रेजेंट है? फ्री, जो फॉस्फेट के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, किस कार्बन पे प्रेजेंट है फ्री? फर्स्ट कार्बन पे, जो आपका साइक्लिक बनाने में रोल प्ले कर। ठीक है? वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको फ्री दिखेगा। लेकिन जब आपका ये नाइट्रोजनस बेस आके बाइंड कर रहा है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस आके बाइंड कर रहा है, तो वो रहेगा नहीं एक तो। और दूसरी चीज, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नाइट्रोजनस बेस में इन्वॉल्व हो गया। अगर आप इस नाइट्रोजनस बेस की जगह आप फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन करो, तो देखो एक बार इधर ज्वाइन किया, अब दूसरे दूसरे के लिए वो फ्री नहीं है। पेंटोस शुगर है, दूसरे के लिए वो फ्री नहीं है कि उसके नीचे मिल जाएगी आपको बॉन्डिंग करने के लिए, तो जिगजैग सा बनेगा। एक अगर इधर ज्वाइन कर गया तो दूसरा आपका इस साइड ज्वाइन करेगा। ठीक? तो ये कभी भी, ये जो आप एंटी पैरेलल और ये सेम डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस बना रहे हो, ये डिस्टेंस नहीं बनती।
इसलिए वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम काउंट नहीं करेंगे फास्फोरिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर। और इसका डिटेल जब हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल देखेंगे, वहां पे क्या क्या पॉइंट है कि डीएनए डबल हेलिक्स है, इस डिस्कवरी को होते होते 1953 आ गई थी। ठीक है, उसके पहले क्रोमोसोमल स्टडी हो चुकी है, उसके पहले सेल डिवीजन सब कुछ पहले हो चुका था। लेकिन एक्चुअली डीएनए क्या है, ये स्टडी और ये मॉडल आते आते 1953 का टाइम आ चुका था। क्लियर। तो क्यों, क्योंकि जो नॉलेज है उस पे आप मॉडल कैसे फिट करो, तब एक मॉडल बना है। मतलब आपको कंडीशंस दी हुई है कि एडनिन थाइमिन चार्गाफ्लोल ये सारी चीजें आपको पता है, अब इसको जोड़ के आपको कोई स्ट्रक्चर बना, तब डीएनए का मॉडल जस्टिफाई किया था उन कंडीशंस को, और तब डीएनए का मॉडल आया था। तो वो हम लोग बात करेंगे जब डीएनए डिस्कवरी ये सब पढ़ेंगे 12th में, तब वहां पे देखेंगे। अभी हम, तुम्हें ये समझ में आ रहा है, इस तरीके की एक लॉन्ग चेन तुम्हारी सुगर फॉस्फेट की रहेगी, जो डीएनए का स्ट्रैंड, एक लैडर, एक सीढ़ी जो बोलते हैं, आप बांस की सीढ़ी देखी हो तो इस तरीके का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज मेड अप ऑफ सुगर फॉस्फेट। और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो इस तरीके के आप छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े देखते हो, उस तरीके का स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है। क्लियर है। कोई क्वेश्चन यहाँ पे। अब हमें देखना है कुछ स्पेशल न्यूक्लियोटाइड, हायर न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं इनको, और इसमें सभी हायर नहीं है, एटीपी हायर है, पहले थोड़ा सा और एएमपी वगैरह भी देखिए। अब कुछ अनदर न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए फॉर्मेशन में रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, और कुछ मैकेनिज्म हो रही है। क्लियर। तो उसमें साइक्लोएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट मीन्स कि एक साइक्लिक होगा, एडेनिन होगा, मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट होगा। ठीक है, जैसे जैसे फॉस्फेट ऐड होता है उस मॉलिक्यूल की एनर्जी वैल्यू हाई होती जाती है। आते हैं उस पर बात। ठीक है, तो मोनोफॉस्फेट कोई है मतलब कम एनर्जी है, और साइक्लिक एडनोसिन मोनोफॉस्फेट एक इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। एंड दिस इज अ वेरी एक तरीके का मैसेंजर है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेंजर है, सीएमपी। क्लियर। जो आप सेल डिवीजन वगैरह पढ़ते हो ना, सेल डिवीजन का जनरल एक आइडिया होगा कि सेल डिवाइड करती है। ठीक, डीएनए डबल होता है, न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा, उसके पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड डबल होगा, फिर वो इक्वली दोनों सेल में डिवाइड हो, फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, मेम्ब्रेन दोबारा बनेंगे, ये सारी प्रोसेस होती है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो इसको, ये प्रोसेस सही चल रही है क्या? हम लोग जो पूरी की पूरी बॉडी इस तरीके से बनती जा रही है, इसमें कई बार सेल डिवाइड हो रहा है, रेगुलर आज भी सेल डिवाइड हो रहा है, कुछ सेल डेथ हो रही है, कुछ रिपेयर हो रही है, डैमेज है। इन सब चीजों को कुछ ऐसे होते हैं जो सेंस करते हैं, सिग्नल करते हैं, उनको चेक करते हैं। तो साइक्लिक एएमपी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो मल्टीपल पाथवेज सही चल रहे हैं या नहीं, एक इंस्पेक्टर की तरह चेक करता है। ठीक है। और हार्मोन्स जब ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, जो डायरेक्ट ब्लड में डिजॉल्व होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जो डक्ट के थ्रू जा रहे हैं वो सब एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो हार्मोन जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, वो जब अपने टारगेट सेल के पास आ जाते हैं, टारगेट साइट, टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचे, तभी वो एक्शन करेगा। जैसे सपोज कि कोई हार्मोन है जो ओवरी पे एक्ट करना है, उसको फॉलिकल्स बनाना है, वो हार्मोन जाके लिवर पे नहीं एक्ट करेगा, वो थायराइड पे एक्ट नहीं करेगा, अपने टारगेट साइट पे जाएगा, वहां पे रिसेप्टर होंगे, वहां पे उनके सिग्नल्स को लेने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइक्लिक एएमपी मॉलिक्यूल। तो रिपीटेड टाइम आप जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे, इसका भी नाम आएगा, सेल साइकिल पढ़ोगे तो भी आएगा। तो जस्ट एक छोटा सा नोट्स बना लेना आपने। डिस्कवर्ड बाय सदरलैंड याद रखना है, 1956 में ही गॉट नोबेल प्राइज। अब देखो भैया, नोबेल प्राइज तो सबसे इम्पोर्टेंट प्राइज है, सबसे बड़ा। तो जो भी साइंटिस्ट मैं बताऊंगी आपको कि नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है बायोलॉजी में, वो इम्पोर्टेंट होंगे। क्लियर। तो साइंटिस्ट के नेम एक आपके पैरेलली बनते जाने चाहिए। जो आपका अभी 12th है, इन सबके पास साइंटिस्ट के नेम है अच्छे से, चैप्टर वाइज इन्होंने बना के रखा है। तो उनको वो अप्रैल के लास्ट में या मिड अप्रैल जैसा उनका रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद वो रिवाइज करेंगे ना, तो साइंटिस्ट उन्हें बहुत इजिली याद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने चैप्टर वाइज बना दिया।
सेम वे में आपको करना है, ठीक। ये नहीं कि उनसे मांग लिया जेरोक्स, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं। इट इज फॉर्म्ड बाय एटीपी। अब इसके सिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो एटीपी से ही। अब एटीपी से देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है, मोनोफॉस्फेट हो रहा है, दो फॉस्फेट को निकाल दो, उसका स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होगा, एटीपी से सीएमपी बन जाएगा। अपने को उतना पाथवे वगैरह तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहना, पढ़ोगे तो सब कुछ। बट यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि सोर्स क्या है, इसको बनाने के पीछे कौन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, तो दैट इज एटीपी। द एंजाइम एडनाइलेट साइक्लेज। अब जब भी आप ए एस ई वर्ड देखोगे, एंजाइम भी लास्ट में पढ़ना है बायोमोलिक्यूल में, बट ए एस ई वर्ड देखोगे जैसे प्रोटीएज, डीएनएज, लाइपेज, ठीक है, माल्टेज, सुक्रेज, जब भी एज वर्ड आएगा दैट इज एंजाइम। और वो एंजाइम का नाम जो होता है वो किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंजाइम मतलब प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम मैक्सिमम सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। जैसे आरएनए इज आल्सो एन एंजाइम, एक राइबोजाइम होता है, वो आरएनए का बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। तो एक किसी किसी केस में अदर देन एंजाइम की, अदर देन प्रोटीन भी एंजाइम है, बट आप जनरल क्या बोलते हो, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स को बोलते हो, और वो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन में होते हैं, वो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगा एडनाइलेट साइक्लेज। साइक्लेज एंजाइम है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाएगा, रिमूव करेगा फॉस्फेट ग्रुप को, उसमें मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, इज इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन। कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट के बाद किस मॉलिक्यूल से बन रहा है ये इन्फॉर्मेशन आई, एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन। क्लियर है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन करोगे। This enzyme is present on the inner side of the cell membrane. अब देखो तुम्हें मैंने पहले एग्जांपल दिया है कि कोई कोरियर बॉय आया, उससे रिसीव करने के लिए आप अपने घर का डोर ओपन करोगे। सेम वैसे हार्मोन आया, कोई सिग्नल आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आना पड़ेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बैरियर, कोई भी अंदर ऐसे नहीं आ सकता। क्लियर। तो वही चीज अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक। प्रोटोप्लाज्म में बन रहा है, आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा, तभी वहां से किसी सिग्नल को रिसीव करने में ये रोल प्ले करेगा। क्लियर। तो दिस एंजाइम इज, ये एंजाइम की बात हो रही, ठीक है। ये सीएमपी की नहीं, सीएमपी तो मूवेबल, वो आएगा एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन ये एंजाइम क्योंकि साइक्लिक एमपी बनना है, तो वो कहाँ पे होगा, जरूरत कहाँ पे पड़ रही है उसकी, हर रिपीटेडली ये सारे रिएक्शन चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीएमपी आया, डोर ओपन किया और फिर वो खड़ा है, दूसरी बार डोर ओपन होगा तब तक वो दूसरे पाथवे में चला गया, कहीं और काम करने लगा। तो जब जब रिक्वायरमेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, तो सीएमपी मॉलिक्यूल वहां पे बनता है। इसलिए ये एंजाइम जो उसमें रोल प्ले कर रहा है वो कहाँ पे होगा, उसकी लोकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड। क्लियर। So this enzyme is present on the inner side of the cell membrane. The CAMP is known as secondary messenger of the cell. It means कि primary messenger भी कोई होगा, primary messenger कौन होगा, हार्मोन। सुन लिए बच्चों, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर है, इट मीन्स कि देखो कोरियर बॉय आया, वो कोरियर लेके आया था, तो उस वो क्या हो गया, प्राइमरी मैसेंजर, ठीक। तुमने रिसीव किया अपने दरवाजे से और अंदर जाके पापा को दे दिया, डिलीवर कर दिया, तो तुम क्या हो गए, सेकेंडरी। सेम वे में जो हार्मोन के लिए अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का ये वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन जो सिग्नल लेके आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ठीक। फिर वो इंफॉर्मेशन डीएनए तक जाती है कि ये हार्मोन आया है, इसके रिस्पेक्ट में हमें चेंज करना है, हमें कोई मैकेनिज्म परफॉर्म करनी है, हार्मोनल एक्शन के मतलब उसके हार्मोनल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्शन होगा सेल्स में। तो वो एक्शन कौन करवाता है, हमेशा बॉस डीएनए जो अंदर बैठा हुआ है न्यूक्लियस में। तो सेम वे में यहाँ पे उस तक सिग्नल देने के लिए कौन आएगा, लेके सिग्नल कौन आएगा, सीएमपी। दैट्स व्हाई इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या मैथ तो कॉलम में भी अब आने लगा है, तो ध्यान में हमें रखना है कि CAMP क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन। हार्मोन से सिग्नल को लेता है और डीएनए तक ले जाएगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिग्नल लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाएगा।
डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर। द CGMP, ए को जी से, जी का मतलब क्या होगा बताओ? गुआनिन। ठीक है, ए में क्या है? एडमीन, जी में गुआनिन। द CGMP अपोजेस द फंक्शन ऑफ CMP, ये दुश्मन बन जाता है इसका। ठीक, सब इनहिबिटरी इफेक्ट भी बॉडी में चलते रहते हैं कि कोई चीज एक्सेस में ना चले, या किसी चीज को कंट्रोल करना है, शट डाउन करना है, तो कोई उसका रिवर्स एक्शन लेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, CGMP जो होता है वो हमेशा CMP के अपोज में वर्क करता है। CMP इज इम्पोर्टेंट फॉर हार्मोनल एक्शन, कहानी सुनाई थी। हार्मोन्स आर प्राइमरी मैसेंजर ऑफ सेल, एंड आपको जगह जगह इस तरीके से आयंस आएंगे बेटा पूरी फिजियोलॉजी में। ठीक है, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स के आयंस हैं। सोडियम पोटेशियम चैनल बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल है। पोटेशियम मॉडिफिकेशन में सिलिकॉन, इनफैक्ट सिलेनियम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहीं कहीं मैग्नीज, मैग्नीज बहुत सारे एंजाइम का कोफैक्टर है। तो इस तरीके से जो ये आयन आते जाएंगे ना, इनको भी आपको मार्क करके ट्रिपल स्टार देके एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्म में रखना है कि ये किस चीज में रोल प्ले कर रहा है। तो कैल्शियम आयन ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ सेल। इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में कभी कभी कैल्शियम आयन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन जो आपका पूरा, मैं हैंड मूव कर रही हूँ, गर्दन मूव कर रही हूँ, जहाँ पे भी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, वहां पे भी कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल है। वो सब मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग एक एक फिजियोलॉजी में। दिस इज लाइक बेसिक, आप बस हर चीज को समझो कि ये होगी तभी फिजियोलॉजी चल पाएगी बॉडी। हायर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो आपके जितने डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट हो गया लोअर टाइप में, आपने समझ लिया उसको। डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये सब हायर में आ जाएंगे। इसमें मोस्ट हायर अगर पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली ट्राइफॉस्फेट, जिसके पास सारे फॉस्फेट तीन, मैक्सिमम तीन ही होते हैं। 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है, दैट इज ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? These are those nucleotides which are having more than one phosphate group. It means कि I am talking about the diphosphate and triphosphate. क्लियर? अब जैसे ए, जी, सी, ये सारे चीज पता है आपको, यू, यू, सी, ये सब नाइट्रोजनस बेस हैं। तो जिस नाइट्रोजनस बेस में ये डेरिवेटिव की तरह वर्क कर रहे हैं, उसके उसके मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट ये फॉर्म कर रहे हैं। मतलब डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट फॉर्म करेंगे तो हायर न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, मोनोफॉस्फेट फॉर्म करेंगे तो लोअर न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? एक्सेप्ट देन डीएनए, आरएनए हम देख रहे हैं कि क्या क्या अदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ऑल फ्री हायर न्यूक्लियोटाइड्स आर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एक चीज ये ध्यान में रखना है, इन सब चीजों में आपका डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड रोल नहीं प्ले कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। क्लियर है? ठीक, नेवर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इस लाइन को भी आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर द डीएनए स्टेबिलिटी। डीएनए की जो यूनिकनेस है, डीऑक्सीराइबोज है, मतलब वो डीएनए के ही पास जा रहा है, कोई और न्यूक्लियोटाइड वगैरह नहीं बना रहा है वो। ठीक है, डीएनए के मैकेनिज्म, डीएनए का रिपेयर, डीएनए का रेप्लिकेशन, उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। एग्जाम्पल एटीपी, एडीपी, जीटीपी, जीडीपी, यूटीपी, यूडीपी, सीटीपी, सीडीपी, ये इसके सारे एग्जाम्पल हो गए। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अपने को उतना नहीं, बस अपने को इतना ध्यान में रखना है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आर दे न्यूक्लियोटाइड्स और नॉट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेटाबॉलिक न्यूक्लियोटाइड एक्सेप्ट देन न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें आपको ऑप्शन में रहेगा एटीपी, जीटीपी, एडीपी, यूटीपी, कोई भी। नाउ जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है, एटीपी। जितनी इन्फॉर्मेशन देंगे बेटा सबकी सब नोट डाउन होनी चाहिए, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है हमें, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन पढ़ना है। ठीक है, प्रोटीन चैनल जो बनता है मेम्ब्रेन पे, जब ट्रांसपोर्ट होता है, हाइड्रोपोटेशियम पंप बनता है। ठीक है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी चाहिए जिससे आपका एटीपी जनरेट होता है। उन सब जगह पे आपको ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिख जाएगा, हर जगह, हर फिजियोलॉजी में। जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ोगे तो वहां ये दिखेगा आपको कि एटीपी जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एक्टिवली किसी को ले रही है अंदर, आयंस चैनल्स के थ्रू ले रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में ले रही है, तो भी एटीपी चाहिए होगा।
तो नॉर्मल अगर आप पूरी फिजियोलॉजी में नहीं जा रहे हो तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वर्क को देखोगे तो उस पे भी मिलियंस नंबर में एक चैनल पूरा प्रेजेंट होता है एटीपेज का, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे हमने बताया प्रोटीन के चैनल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तो ऐसे ही स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स होंगे जहां पे एटीपी आके बाइंड करेगा, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल पूरे सेल में काफी जगह पे एटीपी यूज होता है। डिस्कवर्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट लोहमान लिपमान, फादर ऑफ एटीपी साइकिल, जो आपका एटीपी साइकिल किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और अलग अलग पाथवे से, बहुत मल्टीपल पाथवे से, तो कुछ मेजर पाथवे को इन्होंने अटैच लिंक करके दिया था, दैट इज लिपमान, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ एटीपी साइकिल। एटीपी इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, कई बार बोलते होगे, कहाँ है, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे क्या है, एटीपी जनरेट हो रही है हायर अमाउंट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, एनर्जी का पावर हाउस, सारे, तो वो चीज है क्या, वो एनर्जी कहाँ है, अब तुम लोग को वो सब चीजें समझनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक में पढ़ लिया, ये एनर्जी उसके फॉस्फेट बॉन्ड में ही है, जैसे जैसे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता जा रहा है, वो जो बॉन्डिंग बन रही है वो बॉन्ड में एनर्जी है, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, ठीक है, जनरल बायोलॉजी में मैंने बताया कि जो ग्लूकोज बना है वही पूरे अर्थ को चला रहा है, सब लोग, चाहे वो हर्बीवोर हो कार्निवोर हो कोई हो, सब उसी फूड पे डिपेंडेंट है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना रहे हैं वही फूड चेन में आगे आ रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है वहां पे, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया केमिकल एनर्जी में। इसी तरीके से एटीपी के अंदर एनर्जी करेंसी क्यों है, क्यों बोल रहे हैं एटीपी को, क्योंकि यहाँ पे मोनोफॉस्फेट मॉडिफाइड हुआ डाइफॉस्फेट में, डाइफॉस्फेट फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्शन करता है और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दो बार जो ये फॉस्फेट बॉन्ड बन रहे हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, ये जब टूटते हैं, जब ब्रेक डाउन होंगे तो इनसे एनर्जी मिलती है, ठीक है, जैसे आप कुछ आए टिफिन लेके आए हो, टिफिन खाना खाओगे तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी, ठीक है, चॉकलेट खा रहे हो शॉर्ट टर्म, आप भूख लगी है, ग्लूकोज जाएगा अंदर, उससे एनर्जी मिलती है। एक गेम वगैरह क्रिकेट वगैरह देख रहे होगे, उसमें जैसे ड्रिंक वगैरह आती है तो उसमें ड्रिंक लेते हैं, बनाना खाते हुए दिख जाएंगे क्रिकेटर्स, कोई भी एथलीट्स तो बनाना बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एकदम एनर्जी सोर्स होता है, तुरंत आपको एनर्जी देता है। तो उसी तरीके से ये सब चीजें एनर्जी करेंसी हम बोल रहे हैं, तो ये एनर्जी करेंसी है क्यों, क्योंकि जो इसके पास फॉस्फेट बॉन्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड है। क्लियर, तो उस रिस्पेक्ट में हमें कुछ चीजें नोट डाउन करनी है। ATP is considered as energy currency of cell. It is present in all types of living cells. Chemical formula उतना important नहीं है, बस एक बार आप इससे go through हो जाओगे, कभी बहुत बाउंसर क्वेश्चन आएगा तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि CHN और OP इसमें प्रेजेंट है। नंबर कार्बन का ध्यान में रख लो, ठीक है, और फॉस्फेट ऑक्सीजन एक बार देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत नियर बाई ऑप्शन नहीं आएंगे, अगर आएगा तो भी कि एटीपी की का केमिकल फॉर्मूला स्ट्रक्चर ये सब नहीं अभी अपने लेवल पे, बहुत हाई लेवल की चीजें हो जाएंगी। इज एटीपी रिलेटेड टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, बेटा पूरी कहानी में यही सुना रही हूँ कि कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है एटीपी, जहां पे भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एटीपी का फॉर्मेशन इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, एटीपी का यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब आप एनाबॉलिज्म में भी एटीपी को यूज कर रहे हो, आप कैटाबॉलिज्म में भी एटीपी को यूज कर रहे हो, खुद एटीपी का सिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। क्लियर, सब कुछ जो सेल के अंदर हो रहा है दैट इज मेटाबॉलिज्म, जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं या बन रहे हैं, सिंथेसिस हो रहे हैं या ब्रेकडाउन हो रहे हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब एक एटीपी मॉलिक्यूल को आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो कि यहाँ पे आपका एडेनिन है, ठीक है, जो आपका ये एडेनिन एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट का कोर हो गया, एएमपी का कोर हो गया। क्लियर, एक फॉस्फेट जब उस पर बाइंड था, दूसरा फॉस्फेट आएगा, ये एएमपी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में, तीन फॉस्फेट हो गए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, एटीपी में, ठीक है, ड्रॉ कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज के लिए हो जाएगा। दो एडीपी, थ्री एटीपी, जब तक ये सिंगल है तो ये क्या है आपका एएमपी,
क्लियर है? ठीक है, ये जो आ रही है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, अपने प्रिमिटिव जो फॉस्फेट ग्रुप है उससे जो बॉन्डिंग बना रही है, इसी बॉन्ड में आपकी हाई कैलोरी एनर्जी सेव है। अब ये आपका एटीपी जब भी यूज होता है तो वो फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी प्लस पीआई। नोट डाउन कर लोगे, पीआई मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो कई आप रिएक्शन में देखोगे एडीपी एटीपी यूज हो रहा होगा तो उस रिएक्शन में इस तरीके से आपको दिखता हुआ मिलेगा। ऐसे रिएक्शन लिखेंगे जैसे जस्ट सपोज ए, कोई मॉलिक्यूल है ए जो कन्वर्ट हो गया बी में और इसमें एटीपी यूज हुई है, तो एटीपी यूज हुई है इसका मतलब ये एरो जो आर्क बनाया मैंने, एटीपी यूज हो रही है इस रिएक्शन में और रिलीज क्या हो गया, एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई। ठीक है, ये पीआई और ये एडीपी के बीच का जो आपका बॉन्ड आपने तोड़ा वही एनर्जी थी, वही एनर्जी इस रिएक्शन को करने में रोल प्ले की। क्लियर है? ठीक है, कोई क्वेश्चन? अब एक एक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना, देख लो ये केमिकल नेम है एटीपी का, जिसको आप इतना छोटा छोटा एटीपी एटीपी बोलते हो, वो एक्चुअली क्या है पढ़ते रहोगे शाम हो जाएगा। तो जस्ट नोट करके और थोड़ा सा अपने हायर क्लास के लिए रख लेना। मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखना 507 होता है एटीपी का, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 507 इन एटीपी। अब हमें ध्यान में रखना है ये जो फॉस्फेट हैं, जो फॉस्फेट अटैच्ड हो रहे हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन जिपमर और एम्स में आया हुआ है पहले के ईयर्स में, इसलिए हमें यहाँ तक कवर करना। क्लियर? इन एटीपी देयर आर 3 फॉस्फेट, इतनी चीज समझ में आ गई। फर्स्ट फॉस्फेट को बोला अल्फा, ठीक है, सेकेंड बीटा, थर्ड गामा। क्लियर है? तो फर्स्ट फॉस्फेट मतलब जो सुगर मॉलिक्यूल के, ये स्ट्रक्चर देखो आप, जो आपका क्लास ओवर हो जाए, ये देखो ये आपका एडेनिन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपकी सुगर मॉलिक्यूल है और ये आपकी फॉस्फेट चेन है। क्लियर? फर्स्ट मॉलिक्यूल जो आपका अटैच्ड होगा वो सुगर से बॉन्ड कर रहा है, तो दैट इज अल्फा। फर्स्ट जो सुगर की तरफ है वो पहला, उसके बाद बीटा, देन गामा, अल्फा बीटा गामा। सबसे हाई एनर्जी किस बॉन्ड में होगी? बीटा और गामा के बीच में जो। क्लियर? फर्स्ट अगर एएमपी में हाई होता तो ऑब्वियसली एएमपी हाई हो जाता, अगर फर्स्ट फॉस्फेट में ही हाई बॉन्ड हो जाती तो एएमपी हायर एनर्जी मॉलिक्यूल हो जाता कंपेयर टू एटीपी, ऐसा होता नहीं है। तो सबसे हाई किसमें है? एटीपी में। सबसे कम किसमें है? एएमपी में। एएमपी में कौन सा फॉस्फेट अटैच्ड होता है? अल्फा फॉस्फेट। एडीपी में कौन सा अटैच्ड होगा? अल्फा एंड बीटा। एटीपी में कौन सा अटैच्ड होगा? अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती है, बस आपका सीक्वेंस जहां टूटता है ना वहां ये कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपने अभी देखो सुगर समझ लिया, फॉस्फेट समझ लिया, नाइट्रोजनस बेस समझ लिया, अब ये ज्वाइंट होता जा रहा है, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। तो अल्फा फॉस्फेट, इसकी बॉन्ड एनर्जी आप देखो 3.3 किलो कैलोरी या 4.4 किलो कैलोरी भी आपको किसी किसी बुक में मिल जाएगा। इट इज अटैच्ड टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ राइबोज सुगर बाय नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल बॉन्ड है, कार्बन का नंबर याद रखना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनर्जी, एनर्जी को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी। तो 3.3, 4.4 रिलेटिवली आपका अल्फा फॉस्फेट अटैच्ड है, देन बीटा फॉस्फेट 6.5 किलो कैलोरी, एंड फाइनली आपका जो गामा फॉस्फेट अटैच्ड हो रहा है बीटा फॉस्फेट से, जो वहां पे बॉन्ड बन रही है उसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 8 के अबव बॉन्ड है, एनर्जी है इसमें। क्लियर है? दिस इज हाई एनर्जी, दिस इज कंपैरेटिवली लो, दिस इज कंपैरेटिवली पुअर। शुगर के पास जो सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप है उसके पास सबसे कम एनर्जी है, उसके बाद उससे हाई है, उसके बाद उससे हाई है, इसलिए एनर्जी का जो सीक्वेंस होता है वो एएमपी से एटीपी की तरफ बढ़ता हो रहा है। कॉमन क्या चीज है इसमें? देखो कॉमन सब में क्या है, पहला अल्फा फॉस्फेट, सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, वो स्ट्रक्चर कॉमन निकल गया। वेरिएशन कहाँ आ रहा है? फॉस्फेट में। तो एनर्जी में जो चेंजेस आया उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? फॉस्फेट। तो सेकंड फॉस्फेट अटैच हुआ तो एएमपी से हायर हो जाएगा एडीपी।
थर्ड फॉस्फेट आ गया तो उससे हाई हो जाएगा। क्लियर? इसलिए सबसे ज्यादा हाई एनर्जी करेंसी हम क्यों बोलते हैं एटीपी को? बिकॉज इट इज हैविंग गामा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट की एनर्जी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 8.9 किलो कैलोरी। क्लियर है? अब ये एक प्रोसेस दिख रहा है आपको रेस्पिरेशन का, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी रिलीज हो रही है। कौन सी एनर्जी है ये रिलीज हो रही है? वही जो ग्लूकोज ने केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया था। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम ग्लूकोज फॉर्म हुआ तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होकर केमिकल एनर्जी में C6H12O6 जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड में सेव हो गई। उसी को यहाँ पे तोड़ा जाना है। तोड़ते हैं, जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो एडीपी उससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में बाइंड कर जाते हैं और उस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसी तरीके से आपके बिलियंस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बन रहे हैं और वो रिलीज हो रहे हैं, वो आपके सेल टू सेल सारी सेल इसमें इन्वॉल्व है, सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है। और जिस तरीके से हमने बताया था नंबर ऑफ कंसेंट्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हाई होगा, जैसे कार्डियक मसल्स हो गए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हाई होंगे। मस्कुलर मसल्स हो गए, हम लोग हाथ बहुत मूव कर रहे हैं, पैर बहुत मूव कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं, इनको कंटिन्यूअस सोर्स चाहिए एनर्जी का। क्लियर? तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई होंगे उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ऑर्गन में। ठीक है, तो एक जो हम एल्ड की बात करें तो पूरा साइकिल आपको डिटेल में ही पढ़ना है। तो आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे 36 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब आप पूरा एनर्जी को कैलकुलेट कर लो तो आप समझ सकते हो कि कितने किलो एनर्जी वहां पे मिल गई। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। और कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल खा रहे हो। ठीक है, पूरा हम पॉलीसेक्राइड खाते हैं ना, पॉलीसेक्राइड जब ब्रेक डाउन होके इंटेस्टाइन में रीअब्सॉर्ब हो रही है, ब्लड में गई, फिर वो सेल तक टिश्यू टिश्यू तक सेल तक पहुंची है, वहां पे उसका एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। क्लियर? तब वो ब्रेक डाउन हो रही है तो उससे कितने हाई अमाउंट में एनर्जी निकल रही है जिससे हमारी पूरी बॉडी की मैकेनिज्म चल पा रही है। तो इसको रिलेट करना सीखोगे बेटा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इजी हो जाएगी। अब देखो, अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीदिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। किडनी तक एक्सक्रीटरी मटेरियल जाता है तो एक्सक्रीशन भी इन्वॉल्व होगा। सभी एक दूसरे से रिलेटेड हो, सारे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा लिंक में चले। क्लियर? और इनको रेगुलेट कर रहा है तो हार्मोनल सिस्टम आ गया, ब्रेन से कंट्रोल है तो नर्वस सिस्टम आ गया। हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है, हार्ट की पंपिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन से चल रही है, लेकिन उसकी पंपिंग हाई करना है लो करना। जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी ब्रीदिंग बीट ये सब बढ़ती है, वो कंट्रोल ब्रेन कर रहा है। ठीक है, तो एक लेवल का कंट्रोल ब्रेन के पास हार्ट का भी है। तो आपको ये सारी चीजें रिलेट होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हो। तो ये कोई भी चीज यहाँ पढ़ के यहाँ खत्म करने वाली चीज नहीं है। अब देखो, एक बहुत आपका थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन है और ये आपको ये भी बार बार कहीं ना कहीं हर जगह कॉन्सेप्ट में आता रहेगा। जब एनर्जी अंदर स्टोर हो रही है दैट इज एंडरगोनिक रिएक्शन। ये भी बेसिक क्लास में भी बताया, बेसिक बायोलॉजी में बताया था तुम, और जो समर में क्लास ली थी उसमें भी बताया था। एक्सर्गोनिक जब एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एक था सबस्ट्रेट, एक है रिएक्शन करने के लिए एंजाइम, और एक आपका बना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट की एनर्जी अगर लो होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, इट मीन्स कि इस रिएक्शन से इसके अंदर एनर्जी आई है। समझना इस चीज को ध्यान से, इस रिएक्शन से प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी बढ़ गई है तो दैट इज एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एटीपी से एटीपी का बनना क्या है, एंडरगोनिक है या एक्सर्गोनिक? एडीपी मॉलिक्यूल से एटीपी का बनना इज इट एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक? किसकी एनर्जी ज्यादा है? तेज बोलो, थोड़ा फास्ट तेज बोलो। एडीपी टू एटीपी, थाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट बनने में एंडरगोनिक रिएक्शन हो रहा है या एक्सर्गोनिक रिएक्शन?
एंडरगोनिक, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा है, सबस्ट्रेट की कम है। सबस्ट्रेट क्या है उसके, इसमें एडीपी सबस्ट्रेट। क्लियर? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन जनरल इन अ सेल देयर इज कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी, एडीपी टू एटीपी। तो जब एटीपी से एडीपी बन रहा है तब क्या होगा बेटा बताओ? एनर्जी क्या हो रही है, किसकी हाई है? ये कॉन्सेप्ट जो ऊपर मैंने लिख दिया ना, ये नोट डाउन कर लो अभी। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, ये कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स कि एनर्जी निकली है तब तो लो हुई होगी, समझो इस चीज को। सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई थी, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, इट मीन्स कि उस रिएक्शन में एनर्जी गई, माइनस हुआ। यही हो रहा है ना, एनर्जी का निकलना, एक्सोथर्मिक। थर्मोडायनामिक्स का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन और इससे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हुए। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ एडीपी इंटू एटीपी इज एंडरगोनिक, आर आएगा वहां पे, एंडरगोनिक रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी इज स्टोर्ड, इट मीन्स की सबस्ट्रेट की एनर्जी फॉस्फेट प्रोडक्ट से कम थी। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? श्रुति, श्वेत, विदुला, यश, देखो बोलते रहे दो यश है क्लास में। केतकी, मानवा, प्रफुल्ल, फरेहा, आशना, आकाश। कितने लोग जग रहे हो, कितने सो गए हो? समझ में आया? ऑल क्लियर मैम, वेरी गुड। तो बताओ फटाफट रिप्लाई करो, एडीपी से एटीपी का बनना एंडरगोनिक है या एक्सरगोनिक है? टीपी से टीपी का बनना। और एटीपी से एडीपी का बनना एक्सरगोनिक। ठीक है, जिसमें एनर्जी माइनस हो रही है दैट इज एक्सरगोनिक, जिसमें एनर्जी बढ़ गई प्लस हो गई वो एंडरगोनिक। द कन्वर्जन ऑफ एडीपी इंटू एटीपी इज एंडरगोनिक। आर लिख लेना बेटा, स्पेलिंग करेक्ट करो, एंडरगोनिक रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी इज स्टोर्ड, प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी ऐड कर दी गई। द कन्वर्जन ऑफ एटीपी इंटू एडीपी इज एक्सरगोनिक। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी इज रिलीज, निकल के बाहर। Both this process occurs with the help of enzyme ATPase, and ATPase enzyme एक पूरा ग्रुप ऑफ एंजाइम है, टाइप्स ऑफ एटीपेज होते हैं। जो आप एटीपी से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो आप उसको कलेक्टिवली कह सकते हो कि ये एटीपेज ने करा। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिल जाता है। एडीपी बना, एटीपेज था वहां पे, एटीपी बना, एडीपेज था वहां। ओके करेक्ट, एक्सरगोनिक। अब इसको ग्राफ में समझो, देख लो जो हम बोल रहे हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। रिएक्टेंट मतलब जो सबस्ट्रेट लिया आपने, जो रिएक्ट करेगा दैट इज रिएक्टेंट। एटीपेज एंजाइम, जो एटीपेज था वो आपका एंजाइम है, एक रिएक्टेंट है। जस्ट आप एज्यूम कर लो कि किसी सी रिएक्टेंट पे आपको वर्क करना है और डी को फॉर्म करना है। क्लियर? तो सी इज रिएक्टेंट, एटीपेज इज एंजाइम, और एज ए रिजल्टेंट आपको एक प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट की एनर्जी का लेवल प्रोडक्ट की एनर्जी के लेवल से कम है। ये ग्राफ समझ में आता है ना, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, कोई पैरामीटर आप ले रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया एनर्जी। ठीक है, फॉर्मेशन देख रहे हैं, जो मॉलिक्यूल का बनना है वो फॉर्मेशन, और उसमें एनर्जी का कंजम्पशन, कितनी एनर्जी है। तो आपके रिएक्टेंट का लेवल यहाँ पे था, नीचे था, लेकिन आपके प्रोडक्ट का लेवल एनर्जी पे यहाँ, ये एक्सेस आपका एनर्जी शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या है, देखो ये लिखा है ना, एनर्जी रिलीज्ड,
एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी है वाई एक्सिस पे, और इधर आपका जो भी रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोसेस हो रहा है। तो दो पैरामीटर को लेके हम रिलेटेड ग्राफ बना रहे हैं। तो इस लेवल पे अगर रिएक्टेंट के लेवल के ऊपर एनर्जी है प्रोडक्ट की, तो दैट इज एंडरगोनिक। रिएक्टेंट के लेवल के नीचे है एनर्जी प्रोडक्ट के पास, तो दैट इज एक्सर्गोनिक। क्लियर है? वही चीज है जो अभी पहले बताई थी। तो एक प्रोसेस में एनर्जी की सप्लाई हो रही है, एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रहा है। एटीपी एग्जिस्ट इन द सेल मोस्टली इन अ कॉम्प्लेक्स विद मैग्नीशियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बहुत सारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बिना मैग्नीशियम आयन के एक्टिविटी ही नहीं कर सकते। The total quantity of ATP in the human body is 0.1 mole. Just note down the data. At any given time, the total amount of ATP plus ADP remains fairly constant. इसको समझाओ, इस स्टेटमेंट को समझाओ, ये कैसे कांस्टेंट है? At any given time, the total amount of ATP plus ADP remains fairly constant. कैसे? How? इतनी बड़ी सेल, इतनी बड़ी बॉडी, इतना ज्यादा अमाउंट फॉर्म हो रहा है और इसको आपने बोल दिया एंड में कि ये सब कांस्टेंट है। कैसे? सोचो, जरा सोचो। टाइम ले लो, 1 मिनट 2 मिनट का, और सोच के बताओ। बहुत सिंपल सी चीज है, क्लिक करनी चाहिए माइंड में। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। साइक्लिक प्रोसेस दिख रही है ये हमें। एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है तभी एटीपी बन रहा है, और एटीपी जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड कर रहा है तभी एटीपी बन रहा है। इट मीन्स कि बॉडी के अंदर एटीपी और एडीपी का प्लस कर दिया जाए तो एक ही अमाउंट है, या तो एटीपी हाई होगा या तो एडीपी हाई होगा। लेकिन अगर एडीपी लो हुआ है तो इट मीन्स कि वो कन्वर्ट हो चुका है एटीपी में, और अगर एडीपी हाई हुआ है इसका मतलब कि एटीपी ब्रेक डाउन हो चुका है एडीपी में। तो ऑलवेज देयर सम इज कांस्टेंट। क्लियर है? एट एनी गिवन टाइम द टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्लस एडीपी रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। तुम लोग को हुआ समझ में आया? प्रफुल्ल, श्रुति, श्वेत, विदला, केतकी, मनवा। यहाँ पे कहानी खत्म हो गई अपने मोनोमर्स की सारी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पॉलीमर्स फॉर्म का। तो यहाँ से जो आपकी स्लाइड स्टार्ट है, दिस इज अबाउट द पॉलीमर्स, या वी कैन से इट मैक्रोमोलिक्यूल। अब फटाफट क्वेश्चन सारे रिकॉल करो। ये आपको किस में मिलेंगे, रिटेंटेट में या फिल्ट्रेट में? पहला क्वेश्चन, जो हमने एसिड सॉल्युबल ट्रीटमेंट लिया था, एसिड के साथ ब्रेक डाउन किया था, रिटेंटेट, उसमें रिटेंटेट में मिलेंगे या फिल्ट्रेट में? बोलो। रिटेंटेट में, ठीक है। एक्सेप्शन कौन है रिटेंटेट में और माइक्रोमोलिक्यूल है? विच इज द एक्सेप्शन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल फाइंड इन रिटेंटेट? बोलो। सब ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब इतनी चीजें तो रहेंगी नहीं दिमाग में। विदुला का आ गया आंसर। तुम भी तो बोल रहे हो, तेज तो बोलो। लिपिड। क्यों? रीजन बना ली। लिपिड क्यों था रिटेंटेट में? रिटेंटेट क्या है? अरे चाय बनाई, चाय छानी, जो कचरा है वो रिटेंटेट है।
यहाँ पे कचरा नहीं है। जब हम चाय देख रहे हैं तो जो डेब्रिस है जिसको डिस्कार्ड कर देंगे या फर्टिलाइजर की तरह गमले में डाल लो, यूज कर लो, दैट इज रिटेंटेड। रिटेंटेड में लिपिड आता है। रीजन क्या है विदुला, मनवा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट लिपिड आइडेंटिफाइड एज अ रिटेंटेड? क्या हो रहे तुम लोग की बुद्धि नहीं खुल रही है। हम इतना लिंक करके क्या पढ़ा रहे हैं, हम भी सर पटक लेंगे। क्यों है वो? भैया ट्रीटमेंट किससे किया गया था? एसिड से। एसिड के साथ सॉल्युबिलिटी नहीं है इसलिए एसिड में है ही नहीं वो। सिंपल। सॉल्युबिलिटी शो कर देता, वाटर में चीनी मिल गई होती तो वो आ जाती फिल्ट्रेट में। सोचना ही नहीं, बस कहानी सुनने बैठ जाते हो रोज लेके घर पे। बैठ जाते होगे चिप्स पापड़ लेके, बस मम्मी अब तो मैम की कहानी स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद स्वाहा करके हम आते हैं लंच के लिए। रिटेंटेड लिपिड इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल है क्योंकि एसिड के साथ सॉल्युबिलिटी नहीं है। और कौन सा एसिड है? आलम। बहुत सारे चॉकलेट है तुम्हारे, सब माइनस कर देंगे अभी। तुमको तो एक्स्ट्रा भी पड़ा है। हाँ, अमाइनो एसिड और पिटोगे। अमाइनो एसिड तो माइक्रो मॉलिक्यूल, मोनोमर है अमाइनो एसिड प्रोटीन का। समझ में आ जाता है ना चीज। समझ में आ गई क्लास। ट्राई, टीसीए, शॉर्ट फॉर्म बताइए। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। दो ही तो रिएक्शन है, एक ट्राइक्लोरो एसिटिक के एसिड के साथ है, एक जला दिया। दो ही तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आता है बेटा। टीसीए सिंपल सा है, कोई मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है वहां पे सेपरेशन वगैरह सब अभी पढ़ना हो जाएगा तो कैसे याद रहेगी। सिर्फ हमने ऐसे उठाया चीनी को, उसको पानी में मिलाया और चीनी के साथ थोड़ा सा डाल दिया उसमें, तुम्हारे मांडवी से लाके बालू सैंड, क्या डिजोल्व हो जाएगा? चीनी शुगर उसमें डिजोल्व हो जाएगी, चीनी डिजोल्व हो गई, सैंड तुम उसको फिल्टर करोगे तो सैंड ऊपर आ जाएगा, चीनी नीचे चली गई। इसी तरीके से हमने लीवर, स्किन, कोई भी आप लीफ सोच लो, रूट सोच लो, स्टेम सोच लो, ब्रांच सोच लो, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है जिससे टिश्यू से हमें कंपोनेंट निकालने की, इसके अंदर बायोमोलिक्यूल क्या प्रेजेंट है। तो एकदम बेसिक, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहां से टिश्यू निकालेंगे, उस टिश्यू को क्रश करेंगे। अब उसमें जो चीज है उसको हमें लेना है, सेपरेट करना है, तो उसको एक मीडियम दे दिया। वो मीडियम क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का मीडियम। इसमें जो जो डिजोल्व होंगे वो फिल्ट्रेट में आ गया। जो इनसॉल्युबल है या माइक्रो मॉलिक्यूलर वेट हाई है, साइज हाई है, तो वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे। आप जब भी कोई सीव यूज कर रहे हो, कोई छन्नी यूज कर रहे हो, तो वहां पे सेपरेशन की टेक्निक क्या है? उसका जो पोर का साइज होगा, ठीक है, आप बड़े साइज की छन्नी यूज करो तो जो उसके पोर्स के अकॉर्डिंग पास आउट कर जाएगा वो पास कर जाएगा। क्लियर? तो यहाँ रिटेंटेट में है, इट मीन्स कि वो जो टीसीए हमने यूज किया है उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट हाई था, लो था। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा माइक्रो मॉलिक्यूल का? फटाफट रिप्लाई करो, कॉपी बंद करो। फिर कॉपी से बोलोगे फिर भूल जाओ। मॉलिक्यूलर वेट बताओ, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? यस, अभी लिख क्या है? जब पढ़ा रहे थे तब तो सबकी कॉपी पेन अंदर थी, हम देख रहे थे। जब तक बोला नहीं है कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट वाला नोट डाउन कर लो तब तक किसी की पेन चली नहीं आज। ऐसे ही घर पे पढ़ते हो गए, घर पे तो और कोई नहीं देखता है। भैया ऑनलाइन वाले बच्चा पार्टी, तुम लोग भी बता सकते हो। तुमसे भी पूछ रहे हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। टिप पे रहनी चाहिए सब चीजें, ये बेसिक्स हैं। तो कैसे टाइप्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल याद होगा? 800 डाल्टन, यूनिट क्या है? डाल्टन। रेंज क्या है?
मैक्रोमोलिक्यूल्स मोर देन 1000 डाल्टन, ठीक है, एज पर एनसीईआरटी। और एक्चुअल में मैंने क्या बताया है, 800। और मिनिमम कितना होगा, 18, 18 टू 800 डाल्टन। एंड मैक्रोमोलिक्यूल, अब तो आंसर सामने ही है इसी तरीके का, इसका अपोज कर दो, मोर देन 1000 डाल्टन, ठीक है। और एक्चुअली बायोलॉजिकल सिस्टम में कितने डाल्टन थे, 10,000 डाल्टन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज साइज्ड कॉम्प्लेक्स एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। नहीं बेटा, 1000 से 10,000 नहीं, 1000 से या तो मोर देन बोल लो, ठीक है, और जो नेचुरली प्रेजेंट है वो 10,000 से ऊपर है सारे। इनके मॉलिक्यूलर साइज, वेट, ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये अब हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हमें नहीं देखना है कि अरे हाँ ये तो दिख ही नहीं रहा मैम, प्रोटीन आप निकाल के दिखाओ, आप बोलते हो बड़े हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं हम, कहाँ उनको केजी में बता रहे हैं। Macromolecules are large-sized complex molecules having high molecular weight. अभी तक जो पढ़ा वो सब क्या थे, सिंपल मोनोमर्स थे, उसी में घूम रहे हो तुम लोग। ये कैसे होगा तैयार, यहाँ पे वर्ड ही आ गया कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स कि क्या पढ़ने जा रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को देखने जा रहे हो। तो बेसिक्स सबके मोनोमर आज रिवाइज करोगे तुम लोग, सारे मोनोमर रिवाइज करोगे। दीज आर जनरली इनसॉल्युबल। किसमें इनसॉल्युबल है, टीसीए में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। These are the polymers of micromolecule. रिएक्शन क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमर का बनना, पॉलीमराइजेशन। सम एसिड, टीसीए में नहीं है, सारे एसिड में सॉल्युबल नहीं है, टीसीए में जिससे ट्रीट कर रहे हैं उसमें सॉल्युबल है, इस केस में नहीं करो, वहां पे लिखा है बट सॉल्युबल इन सम एसिड, ठीक है। जब लैब में उसको डिसॉल्व करके लिपिड की एनालिसिस की जाती है तो वहां पे अदर एसिड्स को भी यूज किया जाता है, जिसमें वो थोड़ा सा डिसॉल्व होके फिर उसकी लिक्विड प्रॉपर्टीज को टेस्ट किया जाता है। तो पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। In cell, three types of macromolecules present: polysaccharide, protein, nucleic acid. सारी कहानी इसके पीछे की पता होनी चाहिए कि पॉलीसैकेराइड मतलब सैकेराइड के पॉलीमर, प्रोटीन्स मीन्स अमाइनो एसिड के पॉलीमर, अमाइनो एसिड के पॉलीमर, और न्यूक्लिक एसिड किसके, बताओ आगे क्या लिखे, टीआईडी की एसआईडी, साइड या टाइड, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। कॉन्फिडेंस से तो बोलो, ये सब चीजें बेटा एकदम फिंगर टिप पे रहनी चाहिए, सब बहुत अच्छे से। चैप्टर को तो इतना अच्छे से कर लो कि एकदम, ये चैप्टर अच्छा है इसका मतलब आगे डॉक्टर बन सकते, बार बार यही बात है, ये चैप्टर अच्छा ही होगा तभी डॉक्टर बन सकते हो, ये मान लो, इसलिए इससे भागना है ही नहीं। फर्स्ट टाइम मैं पहले 11th 12th को मैं पढ़ाती नहीं थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने 11th को पढ़ाया था ना, 5 क्लासेस रिपीट हुई थी इसकी, 5 बार बायोमॉलिक्यूल्स रिपीट करवाया था बच्चे। प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दिया मैंने कि मेरे से नहीं हो, समझने को ही नहीं तैयार है। फिर उनकी इवनिंग क्लासेस लेके काउंसलिंग करके फिर रिवाइज कराया, पूरा 2-2 घंटे पढ़ाया, तब जाके उनका प्रिपेयर हुआ। मानते ही नहीं हो ना तुम लोग, यहाँ यहाँ सिग्नल ही नहीं भेज रहे हो कि इसको एक्सेप्ट करना है, ये बायो का पार्ट है, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिर फिल्टर लगा दिया है ब्रेन में, इसको बिना पढ़े भी हम बायो में नंबर ले आएंगे, ये फिल्टर लग जाता है, नंबर लगे कुछ नहीं होगा बेटा, आगे जाके फिर से ही आएगा। पूरा एक पेपर है मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। अच्छा बताओ, कोई भी चीज ऐसी है क्या जिसको मैंने ऐसे बोला ये रट लो अभी,
ऐसा जरूर बोला है कि इसके ऊपर के ये अपने लेवल की चीज नहीं है तो इसका नाम पूछा जा सकता। तो फिर कहाँ नहीं समझ में आ रही चीजें, क्या प्रॉब्लम है? 6 महीने खत्म हो चुके हैं, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उस पे वर्क करना पड़ेगा अपने को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अभी देखो, मैक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अब इसके आगे हम पढ़ाते कल हैं। तुम लोग का होमवर्क यही है कि सब कुछ रिवाइज करोगे, कल भी तो यही होमवर्क था। सिर्फ वो ग्रुप में लिखने का मैम का मतलब था ना कि बायोमोलिक्यूल का रिवीजन कर लो। बायोमोलिक्यूल के पूरे मोनोमर्स, माइक्रोमोलिक्यूल रिवाइज करो। अब यहाँ पे फिर से वो इंफॉर्मेशन आएंगे बेटा ना। आपको कभी भी पढ़ के ऐसा होता है ना, खाना बना के आप आज खा के खत्म कर दिए वो चलता है। ठीक है, कपड़े पहन के आप आज गए, इसको लॉन्ड्री में डाल दोगे ये चलेगा। पढ़ के आप इसको आज अगर बंद करके और ये चैप्टर तो मेरा हो गया अब हम इसको देखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हर चैप्टर किसी ना किसी दूसरे चैप्टर की चाबी है, इस चैप्टर सारी सारी चैप्टर्स की चाबी है यहाँ, जैसे सेल में है उसी तरीके से यहाँ पे भी है। मैं डे वन से बोल रही हूँ, सेल और बायोमोलिक्यूल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रख। इनके बायोमोलिक्यूल सेल के एग्जाम हो गए, मैंने एक रिवीजन नहीं लिया, तुम लोग को पढ़ा रही थी उस टाइम, और इनका सिलेबस जो बचा हुआ था बायो का वो चल रहा था। मैंने कोई रिवीजन नहीं लिया, 300 के ऊपर मार्क्स आए हैं सबके, मतलब जो है टॉप में जो पढ़ने वाले। नहीं नीड पड़ेगी आपको, नहीं पड़ेगी, आप अगर चीजों को समझ गए हो ना, और आपने फिजियोलॉजी में अप्लाई करके पूरी एक निकाल दी बायोलॉजी, तो आपको कहीं नीड नहीं आ रही है इसको रटने की या इसको बार बार देखने। मैं देख के पढ़ा रही हूँ क्या? मैं तुम लोगों के सामने बना रही थी पीपीटी, स्लाइड तुम लोग के सामने डाले आज। कल अगर क्लास ली होती तो सिर्फ एटीपी पढ़ाया होता या ये दूसरे सोर्स में जहाँ पे थे वहां से डायरेक्ट क्लास ली। तो कल ये लोग देखे सुबह से मीटिंग 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 चल रही थी तो हो नहीं पा रहा। तो कुछ चीजें यहाँ रखनी पड़ती है और वो समझ के आएंगी। डॉक्टर बनना है ना, फर्स्ट स्लाइड याद रखो। घर पे से कितने कितने लोगों ने लगा रखा है एप्रन और स्टेथोस्कोप के फोटो? किसी के अभी तक नहीं लगा होगा। मैं अप्रैल से बोल रही हूँ, समर क्लासेस ली थी तब से बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन दिया था तब से बोल रहे हैं कि जिसको बनना है वो पहले ये चीज लगा लो घर में। इससे बेस्ट कोई ज्वेलरी है ही नहीं, स्टेथोस्कोप से एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं है, इसको तुम पैसे दे के फोटो खिंचाने के लिए खरीद सकते हो, पहन के जा नहीं सकते। जैसे मैं क्या करती थी, मेरा थोड़ा सा टाइम बीता है हॉस्पिटल में, ठीक, और मैं थी बायो बैकग्राउंड से, थोड़ी ठीक ठाक नॉलेज थी, मम्मी की तबीयत खराब है या वट एवर, तो मैं थोड़ा हैंडल कर लेती थी, फ्रंट में दिखती थी। और लंबा लंबा टाइम, 1.5 1.5 2 2 महीने हॉस्पिटल में ही है, तो अब पास होता है कि आप विजिटिंग आवर के अलावा कौन कौन जा सकता है। अब लोग गेस्ट आएंगे मिलने तो उनको भी अंदर करना है, पास तो दो ही है, अंदर 40 40 लोग रहते थे, इस तरीके का भी होता था। तो वहां धीरे 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 लोगों में ये इमेज हो गई थी ये कोई जूनियर डॉक्टर है। और मैं बायोटेक पढ़ती थी उस टाइम, एप्रन हम लोग को लैब में मिलता है, तो वो कैसा एप्रन हो गया, वो फेक एप्रन हो गया। ठीक है, वो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यूज करती थी, बायोटेक के प्रैक्टिकल करने के लिए यूज करते थे। कॉलेज से आए एप्रन डाले एंटर कर गए हॉस्पिटल, पीएचयू बड़ा हॉस्पिटल है, एक एक को तो चेक नहीं कर, तो वो फेक चीज होगी। ठीक है, आई एम नॉट रियल डॉक्टर, मैं उस वक्त डॉक्टर नहीं थी, वो मैं फेक यूज कर रहे थे। फिर धीरे धीरे लोग इतना टाइम नहीं दिया कि लोग जानने लगते थे, तो अलाउ करते थे। तो मेरे साथ फेक में तो जाना नहीं है ना, हमें डॉक्टर बनना है तो जस्ट जितना इंस्ट्रक्शन दे रहे बेटा एटलीस्ट वो फॉलो कर। ये होमवर्क आज होना चाहिए सबका कंप्लीट, और जब तुम लोग मेरे से इंटरेक्ट नहीं करते हो ना तभी हम समझ गए थे कि ये बहुत पीछे जा रहे हो, ये प्रॉब्लम हो रही होगी। इंटरेक्ट क्या करो। चलो लेक्चर ओवर कर रहे हैं, आज मीटिंग भी ओवर, 40 मिनट वाला वही लग रहा है, फिर से डिस्काउंट मिल गया है Zoom वाला। चलो बेटा तुम लोग को कोई डाउट?
सब अच्छे से रिवाइज करना। मैक्रो मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत फास्ट हो जाएगा अगर माइक्रो मॉलिक्यूल कंप्लीट है और सब समझ में आया। एक एक बॉन्ड कहाँ बनती है ये पता है, अब बॉन्डिंग बॉन्डिंग और नंबर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ लेने। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।